नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में हिंसा पर राकेश टिकैत का आरोप, कहा प्लान बनाकर किसानों को चक्रव्यूह में फंसाया गया। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जमकर उत्पाद मचाया और हिंसा को अंजाम दिया था। किसान लाल किले तक पहुंच गए और उसकी प्राचीर पर अपना धार्मिक झंडा फहरा दिया। किसानों की हिंसक रैली के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को प्लान बनाकर फंसाया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि हिंसा केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। किसानों को प्लान बनाकर चक्रव्यूह में फंसाया गया है। राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को लेकर कहा कि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कानूनों को लेकर सरकार बातचीत करेगी तो हम बातचीत करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन हिंसा पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। हिंसा के लिए सीधे तौर पर अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि प्रधानमंत्री को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर किसान संगठनों की ओर से आयोजित ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले में कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और इसके गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में हिंसा के लिए सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं और प्रधानमंत्री मोदी को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि भीड़ को लाल किले में घुसने दिया गया और पुलिस कुर्सी पर बैठी रही। इसमें मोदी शाह के चेले दीप सिंधु की उपस्थिति चौंकाने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि किसान आंदोलन को सरकार बलपूर्वक नहीं हटा पाई तो इसे छलपूर्वक हटाने में लगी है। मोदी और अमित शाह सरकार की नीति है, पहले प्रताड़ित करो, फिर मीटिंग दर मीटिंग थकाओ, फिर फूट डालो, फिर बदनाम करो और भगा दो। दोस्तों सुरजेवाला ने कहा कि 40-50 ट्रैक्टर और हुड़दंगी लाल किले में कैसे पहुंच सकते हैं, दीप सिंधु कैसे इन्हें लीड कर सकता है। उन्होंने कहा कि हिंसा हुड़दंग को रोक नहीं पाने की जिम्मेदारी किसानों की नहीं बल्कि सरकार की है। उन्होंने कहा कि लाल किला हमारी आजादी का प्रतीक है, किसानों और गरीबों के लिए सर्वमान्य है, तो 500-700 हिंसक तत्व जबरदस्ती लाल किले में कैसे घुस सकते हैं। जो दीप सिंधु प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाकर साझा करता है, उसे और उसके समर्थकों को लाल किले तक जाने की अनुमति किसने दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों के विरोध में अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा से दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों का विरोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को दिल्ली में किसानों के उपद्रव के बाद अब बड़ी खबर हरियाणा से है। यहां पर दोस्तों इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार उनका इस्तीफा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का समर्थन करते हुए अभय सिंह चौटाला ने यह इस्तीफा दिया है। दोस्तों अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के पक्ष में ऐलान किया था कि 26 जनवरी तक अगर केंद्र सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो वह विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं इनेलो की पंचकुला में होने वाली राज्य कार्यकारिणी की बैठक में अगले आंदोलन की रणनीति भी तैयार होगी। संगठन में जहां सक्रिय कार्यकर्ताओं को पद सौंपे जाएंगे, वहीं 3 कृषि कानूनों के विरोध में आगे के आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 फरवरी को संसद मार्च नहीं करेंगे किसान, बोले लाल किले की घटना पर माफी मांगते हैं। दोस्तों गणतंत्र दिवस पर निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान मचे बवाल और हिंसा के बाद बुधवार को किसान नेताओं ने अपना रुख स्पष्ट किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि कल किसान गणतंत्र परेड में 2 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए और दुनिया की नजरें इस पर रही। सरकार ने साजिश के तहत इसे तोड़ने की कोशिश की। सरकार ने पंजाब किसान मजदूर समिति को खुद परेड में आगे लाकर बैठाया। सरकार की इनसे मिली भगत थी। हमारे लिए हर रूट पर बाधाएं खड़ी की गई। खुद सरकार ने सबको लाल किला और आईटीओ पर भेजा। यह सबके सामने है। दीप सिंधु सरकार के खास है। 26 जनवरी को पुलिस चौकी पर सारे पुलिस वाले चौकी छोड़कर चले गए और उन्हें अपना काम करने दिया। राष्ट्रीय ध्वज हटाकर इन लोगों ने धार्मिक झंडा फहराया। इससे हमारी भी और हमारे देश की भावनाएं आहत हुई है। हम बिना किसी कसूर के देशवासियों को खेद प्रकट करते हैं, लेकिन मोर्चा का आंदोलन जारी
रहेगा। उन्होंने कहा कि हमने फैसला लिया है कि 30 जनवरी को देश भर में आंदोलन की तरफ से जनसभाएं की जाएंगी और एक दिन का अनशन किया जाएगा। फिलहाल हमने 1 फरवरी को संसद पर मार्च का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। अब यह कब होगा इसके बारे में अगली तारीख तय की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका ने जारी की ट्रेवल एडवाइजरी, अपने नागरिकों से कहा भारत पाकिस्तान में खतरा, यात्रा करने से बचें। जी हां दोस्तों, अमेरिका की नई सरकार द्वारा जारी ट्रेवल एडवाइजरी में भारत का भी जिक्र है। जो बाइडेन प्रशासन ने अपने नागरिकों से कहा है कि मौजूदा समय में उन्हें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की यात्रा से बचना चाहिए। एडवाइजरी में कहा गया है कि इस महामारी और आतंकवाद के मद्देनजर इन देशों की यात्रा की योजना पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार कई अन्य देशों पर ट्रेवल बैन भी लगाने की तैयारी कर रही है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत में इस महामारी वायरस के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी भारत लेवल 4 में आता है, जो यात्रा के लिहाज से सबसे खराब है। मंत्रालय ने कहा कि भारत पाकिस्तान सीमा पर जान का खतरा हो सकता है, इसलिए अमेरिकी नागरिक वहां पर न जाएं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने नागरिकों से अफगानिस्तान की यात्रा न करने की भी अपील की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जो बाइडेन ने पलटा ट्रंप का फैसला, ट्रांसजेंडर होंगे सेना में भर्ती। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल का एक और आदेश पलट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप शासन के दौरान सेना में ट्रांसजेंडरों की भर्ती पर लगाई गई रोक अब हटा दी गई है। जो बाइडेन ने ओवल ऑफिस में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ बैठक के दौरान नए आदेश पर साइन किए, जिससे लैंगिक पहचान के आधार पर लोगों को सेना से बाहर करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आदेश पर साइन करने के साथ ही कहा कि मैं जो कर रहा हूं उससे सभी योग्य अमेरिकी सेना में सेवा देने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आदेश रक्षा एवं गृह विभाग को सेना तथा तटरक्षक बल के लिए इस संबंध में कदम उठाने का निर्देश देता है। इन विभागों से कहा गया है कि वे 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति को स्टेटस रिपोर्ट दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टूरिज्म इंडस्ट्री को राहत देने के लिए जारी होंगे वैक्सीन पासपोर्ट। WHO सहित कई संगठन तैयारी में जुटे। जी हां दोस्तों, इस महामारी काल में हमें बहुत कुछ नया देखने को मिला और सुनने को भी मिला है। इस नए में अब एक और नाम जुड़ने जा रहा है। जी हां दोस्तों, वह है वैक्सीन पासपोर्ट का। दरअसल दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जैसे संगठन वैक्सीन पासपोर्ट बनाने पर काम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस महामारी की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह प्रभावित हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन पासपोर्ट बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस महामारी वायरस के प्रकोप को देखते हुए कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई है। कुछ ने फिलहाल इंटरनेशनल ट्रेवल को ही बैन कर दिया है, ताकि इस महामारी के संक्रमण को फैलने की आशंका को सीमित किया जा सके। इसका टूरिज्म इंडस्ट्री पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसी के मद्देनजर WHO और WEF वैक्सीन पासपोर्ट बनाने पर काम कर रहे हैं। यह एक यूनिवर्सल पासपोर्ट होगा। वहीं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के देशों से वैक्सीन पासपोर्ट को लागू करने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, अब सिनेमा हॉल में बैठ सकेंगे 50% से ज्यादा लोग। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस महामारी की निगरानी, नियमन और सावधानी के लिए दिशा निर्देश लागू करने का आदेश जारी किया है, जो कि 1 फरवरी से 8 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार सिनेमा हॉल में अब 50% से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी। इसके साथ ही स्विमिंग पूल में आम लोग भी जा सकेंगे। केंद्र की ओर से कहा गया है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न गतिविधियों और इस महामारी के उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण के उपायों की जारी रखने और SOP लागू करना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई SOP जारी करेगा। केंद्र के निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की SOP के मुताबिक इजाजत दी जाएगी। स्विमिंग पूल को लेकर युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 2 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 21,57,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में 2 करोड़ 54 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है।
अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं भारत की, लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,06,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 1,53,000 के पार है। दोस्तों भारत संक्रमितों के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है, पहले नंबर पर अमेरिका है। वहीं दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में पहला नंबर महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र में 20 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टिकटॉक ने भारत में बंद किया अपना कारोबार, 1000 कर्मचारियों को निकाला। जी हां दोस्तों, टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडेंस ने भारत में अपना कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया है। गुड़गांव स्थित ये कंपनी अब भारत से अपना कारोबार लगभग खत्म कर चुकी है। भारत में टिकटॉक और हेलो ऐप का स्वामित्व रखने वाली इस कंपनी की सेवाओं पर प्रतिबंध जारी है। टिकटॉक के वैश्विक अंतरिम प्रमुख वेनेसा पाम्पसन और वैश्विक व्यापार समाधान के उपाध्यक्ष ब्लैक चार्नली ने कर्मचारियों को ईमेल भेजकर इस बारे में जानकारी दी है। यानी कि दोस्तों टिकटॉक का रास्ता अब भारत में पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जो लोग यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि टिकटॉक भारत में आ ही जाएगा, उनकी उम्मीदों पर यह गहरा आघात है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बीते 24 घंटे की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण शीतलहर का प्रकोप जारी रहा। इन भागों में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पश्चिमी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के शहरों में कोल्ड डे कंडीशन बनी रही, क्योंकि अधिकतम तापमान सामान्य से 16 डिग्री से भी नीचे रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों इसके अलावा बात की जाए आगामी 24 घंटों की, तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा में अगले 24 घंटों के दौरान कोहरे में कुछ कमी आएगी। हालांकि इन दोनों राज्यों में फिलहाल भयंकर कोहरा है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बेहद घने कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन के प्रभावित होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र तथा कच्छ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के मैदानी राज्यों और गंगा के मैदानी इलाकों में अब कोल्ड डे कंडीशन से राहत मिल जाएगी, क्योंकि दिन के तापमान में हल्की वृद्धि होने के आसार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट। जी दोस्तों सोने चांदी के रेट्स में आज गिरावट देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सुबह सोने में फरवरी की फ्यूचर ट्रेड 297 रुपए की गिरावट के साथ 48,846 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। वहीं दोस्तों इसके अलावा चांदी की बात की जाए तो चांदी 405 रुपए सस्ती होकर 66,130 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही थी। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $7.71 की गिरावट के बाद $1846.20 प्रति औंस के रेट पर रहा, जबकि चांदी $0.13 की गिरावट के साथ $25.33 के लेवल पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, पेट्रोल 101 रुपए के पार पहुंचा, टूटे सभी रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतें हर रोज महंगाई के नए शिखर पर पहुंच रही है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपए के पार जा चुका है। मुंबई में पेट्रोल 93 रुपए के करीब पहुंच गया है। कोलकाता में डीजल ने 80 रुपए को पार कर दिया है। दिल्ली में रोजाना पेट्रोल की कीमतों का अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त होता जा रहा है। दिल्ली में डीजल भी अगले 1 से 2 दिनों में 70 रुपए को पार कर जाएगा। वहीं दोस्तों सबसे महंगे पेट्रोल और डीजल की बात की जाए तो सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्रीगंगानगर में रहा। यहां पर पेट्रोल ने 101 रुपए का आंकड़ा पार कर दिया, जबकि दोस्तों डीजल की बात की जाए तो डीजल ने 90 के आंकड़े को पार कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेंसेक्स 937 अंक फिसलकर 47,410 पर बंद। बीएसई का मार्केट कैप एक दिन में 2.6 लाख करोड़ रुपए गिरा। जी हां दोस्तों बजट के पहले बाजार लगातार चौथे दिन भी भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 937.66 अंक नीचे 47,409.93 पर बंद हुआ। इसमें इंडसइंड बैंक और टाइटन के शेयर सबसे ज्यादा 4 से लेकर 4.5% तक की गिरावट के साथ बंद हुए। ओवरऑल मार्केट की
गिरावट में बैंकिंग और मेटल शेयर आगे रहे। इससे पहले बाजार में लगातार 4 दिन गिरावट पिछले साल सितंबर में देखने को मिली थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी ओडीआई रैंकिंग, ताजा वनडे रैंकिंग का हुआ ऐलान। भारतीय खिलाड़ियों की स्थिति सुधरी। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान विराट कोहली और सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान बरकरार रखा है, जबकि गेंदबाजों की सूची में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अंतिम 2 वनडे में 89 और 63 रन बनाए थे। उनके 870 अंक हैं। वहीं दोस्तों रोहित शर्मा चोटिल होने के कारण ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर सीमित ओवरों की श्रृंखला का हिस्सा नहीं बन पाए थे। उन्होंने इस महामारी शुरू होने के बाद से कोई भी वनडे मैच नहीं खेला है, लेकिन वह पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम 837 से 5 अंक ऊपर दूसरे स्थान पर ही बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली की तबीयत फिर खराब, अस्पताल में हुए भर्ती। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की फिर से तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें बुधवार को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बीते दिनों भी हल्का दिल का दौरा पड़ने के कारण भी वह कुछ दिन अस्पताल में भर्ती थे। दोस्तों 2 जनवरी को सीने में दर्द के बाद उन्हें कोलकाता के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह करीब 5 दिन रहे और 7 जनवरी को उन्हें छुट्टी दी गई थी और खबरें आई थी कि छुट्टी मिलने के बाद वह घर पर ही डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। दोस्तों पिछली बार जिम में वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक उनको आया था और एंजियोप्लास्टी से गुजरना पड़ा। बीसीसीआई अध्यक्ष को एक स्ट्रेट लगाया गया। पिछली बार जिस अस्पताल में गांगुली भर्ती थे वहां के डॉक्टरों ने बताया था कि गांगुली की 3 धमनियों में ब्लॉकेज पाया गया। इनमें से एक धमनी 90% तक ब्लॉक थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में है आरबीआई, बदल जाएगा लेन देन का तरीका। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश में डिजिटल करेंसी का आगाज हो सकता है। जल्द ही आरबीआई की एक अंतर विभागीय समिति इस पर फैसला लेने जा रही है। दरअसल दोस्तों आरबीआई का मानना है कि भुगतान उद्योग के तेजी से बदलते हालात, निजी डिजिटल टोकनों का चलन और कागज के नोट या सिक्कों को तैयार करने में बढ़ते खर्च की वजह से काफी समय से आभासी मुद्रा की जरूरत महसूस हो रही है। आरबीआई से जुड़े सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी कि सीबीडीसी लाने पर विचार कर रहा है। केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी की संभावनाओं के अध्ययन और दिशा निर्देश तय करने के लिए आरबीआई ने एक अंतर विभागीय समिति भी बना दी है, जिसे सीबीडीसी पर फैसला देना है। यानी कि दोस्तों जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, वैसे ही आरबीआई भी अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, आरबीआई को डिजिटल करेंसी लॉन्च करनी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड ग्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है हल्दी घाटी का युद्ध कब और किस राजा के बीच हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।